हेलो, नमस्ते सभी को। तो ये आरआरबी एनटीपीसी फुल मॉक टेस्ट 1 का ये पार्ट 2 होने वाला है। मैंने 15 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, 16 में करवा रहा था, तो इसको फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन था P/Q=1:2, तो इसका वैल्यू निकालना है 2P+3Q/4P+5Q क्या। तो इसमें क्या करना क्या है कि P की जगह पर 1 रख दीजिए और Q की जगह पर 2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर एक आ गया है रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 17 में। ये आपको कर लेना है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मतलब इसमें कुछ दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ फिलहाल। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, जिसको इंग्लिश में लिखा है ट्रूथ सीकर सोसाइटी, वाज ए सोशल रिफॉर्म सोसाइटी फाउंडेड बाई, किनके द्वारा फाउंड किया गया था, जो कि पुणे में फाउंड हुआ था, महाराष्ट्र में, 24 सितंबर 1873 को। तो इसका मैं हिंदी भी बोल दे रहा हूँ, वैसे हिंदी आपको देखना तो हिंदी कर ही देता हूँ। तो सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित एक समाज सुधार समाज था। तो चलिए, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। हाँ, तो इसका आंसर था ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, 24 सितंबर 1873 को पुणे में की थी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान पर मुख्य ध्यान देते हुए संगठन का नेतृत्व किया। सत्य शोधक समाज एक समाज सुधारक संगठन था जो सक्रिय रूप से सामाजिक अधिकारों, न्याय और शिक्षा की वकालत करता था। समाज विशेष रूप से महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समाज समर्थन की तत्काल आवश्यकता से प्रभावित था। सत्य शोधक समाज ने ब्राह्मणवादी शासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और अछूतों, विधवाओं और निचली जातियों के सदस्यों को मुक्ति दिलाने की मांग की। अभी भी ये बहुत ज़्यादा, मतलब फिलहाल करंट में अगर आप देख रहे हो न्यूज़ व्यूज़, तो आपको पता चल रहा होगा कि फूले नामक एक मूवी आने वाली है, जिसमें शायद उसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में भी आप शायद न्यूज़ में भी देख पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और एक ऑप्शन था विनोबा भावे, तो विनोबा भावे का थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो विनोबा भावे जी कौन थे? ये थे एक भारतीय समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे। वह महात्मा गांधी के समर्पित शिष्य थे, मतलब महात्मा गांधी के शिष्य थे, महात्मा गांधी के गुरु नहीं थे। महात्मा गांधी गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और विनोबा भावे के गुरु तो कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने भारत के ग्रामीण गरीबों के बीच भूमि पुनर्वितरण की वकालत करते हुए भूदान आंदोलन की शुरुआत की, उसका नेतृत्व किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व या शुरुआत किसने किया था? तो विनोबा भावे जी ने किया था। उनकी शिक्षाओं ने सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों से निपटने के लिए एक नैतिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया। अच्छा, अगला है धोंडो केशव कर्वे। तो इन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता था, और वे एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने भारत में महिलाओं के कल्याण और अधिकारों की लगातार वकालत की, विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना, जो कि 1891 से 1914 तक पढ़ाई की उन्होंने, में गणित पढ़ाते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन विधवाओं के खिलाफ रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों को तोड़ने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1916 में भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला विद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो 1916 में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो भारतीय समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। मतलब बहुत बड़ा इसका योगदान रहा SNDT महिला विश्वविद्यालय का महिलाओं की सुधार में, भारतीय महिलाओं के समाज सुधार में। अगले हैं पुरुषोत्तम केशव काकोडकर। तो वह गोवा के प्रभावशाली राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, गोवा से थे। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा दोनों में संसद के सदस्य के रूप में कार्य किया और एक मजबूत राजनीतिक उपस्थिति स्थापित की। काकोडकर को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये आपको कमेंट करना है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कारावास की सजा हुई। इसके अलावा उन्हें एक विद्वान के रूप में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिया और अपना जीवन भारतीय समाज और शासन की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। देखिए, ये पढ़ने से क्या होता है कि आपको नाम बस ध्यान रहता है कि केशव काकोडकर का नाम मैंने पढ़ा था, वो एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता था। कभी कभी होता है क्या कि मैच द फॉलोइंग करके 4 दे देंगे नाम इधर और 4 उनका काम दे देंगे कि क्या थे, गणितज्ञ थे, क्या थे। तो इस तरह से आपको मिलाना होगा। तो आपका अगर नाम पता होगा केशव काकोडकर, तो आपको पता चल जाए कि ये राजनीतिज्ञ थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ये काम कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको बताना भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, कमेंट पर इसका आंसर देना है।
चलिए, एक यहाँ पर आ गया एक मैथ का क्वेश्चन। तो दो ट्रेनें हैं, एक ही समय पर बेंगलोर और चेन्नई से शुरू होती है और एक का स्पीड 80 है, दूसरे का 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया था इस क्वेश्चन में, शायद पहली बार में शायद गलत हो गया होगा करने में, तो दूसरी बार में बना होगा ये। थोड़ा सा टाइम समय लग सकता है इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड 50 सेकंड में ही बनती है। कोई कोई क्वेश्चन 1 मिनट 1.5 मिनट में ही बनता है। तो आराम से समय दे करके इसको 1.5 मिनट तक बनाने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास है। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप फिर उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ, आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इसका आंसर देने में असमर्थ रहूँगा इसमें, क्योंकि उसमें लिखना होगा। मैं इसमें बोल बोल करके आपको जीके का या रीजनिंग का या मैथ के जो भी आसान क्वेश्चन है मैं इसको जो एक बार में बता सकते हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसका आप ट्राई कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन था रीजनिंग का जो कि मैंने गलत कर दिया है। तो टेक्स्ट को 51, लीव को 40 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो टीम के लिए क्या कूट होगा? तो इसका थोड़ा हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें करना ये था कि जो शब्द है, जैसे कि ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए, इस तरह से जो लिखते हैं हम लोग ए से लेकर जेड तक, तो सबका पहले लिख लेना था। उसके बाद 5 घटा देना था उसमें। शायद मैं पकड़ नहीं पाया उस समय, तो ठीक है, ये भी एक आसान ही क्वेश्चन इसको मैं इसको कहूँगा, जो कि मेरे से गलती हो गई। आगे चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे संसद निर्धारित करती है। भारत का प्रधानमंत्री का जो वेतन और भत्ता है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका एक अधिनियम है, मंत्री अधिनियम 1952 1952। मंत्री अधिनियम 1952 का वेतन और भत्ते मूल रूप से मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्तों से संबंधित हैं। इस अधिनियम के आधार पर ये वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद क्या होता है? संसद जो होता है, जो सरकार की संसदीय प्रणाली कार्यकारी सरकारी शाखा है, जिसमें संसद का प्रत्यक्ष या कोई प्रत्यक्ष समर्थन होता है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्रायः विश्वास मत द्वारा दिखाया जाता है। किसी भी संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यकारी शाखा के बीच संबंध को जिम्मेदार सरकार कहा जाता है। मतलब विधायिका मतलब जो नियम कानून बनाते हैं, और कार्यकारी जो नियम कानून लागू करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, उन जो दोनों के बीच में काम मतलब दोनों लोग मिलकर काम करें उसको सरकार कहते हैं। सरकार उसी को कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को, और विधायिका जो कानून बनाते हैं उसको, लेजिस्लेटिव को। तो इन दोनों को मिला करके सरकार बोलते हैं, उसी को सरकार कहते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना सरकारी नौकरी में है, तो हम लोग का काम होता है कार्यकारी, हम लोग एग्जीक्यूटिव में। जैसे पुलिस क्या करती है? एग्जीक्यूट करवाती है कोई कानून को, तो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन दोनों को सरकार कहा जाता है। जुडिशरी को सरकार कहेंगे कि नहीं, ये आप बता सकते हैं जुडिशरी सरकार का हिस्सा होती है कि नहीं? एक्चुअली जुडिशरी सरकार का हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रखा गया है जुडिशरी को, तो इसलिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सरकार का हिस्सा कहा जाता है। मंत्रिपरिषद, पीएसए के तहत हम मंत्रिपरिषद देख सकते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति को अपने आवश्यक कार्य बनाए रखने के लिए सलाह प्रदान करने के लिए है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री से सलाह लेने के बाद राज्यों के राज्यपाल अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इलेक्शन जो है राष्ट्रपति नहीं करते, मतलब चुनते उसको नहीं है, वो नियुक्त बस करते हैं। मतलब जो चुन के आ गए हैं उसको नियुक्त, मतलब उसको बताना कि ये प्रधानमंत्री आपसे हैं, तो वो राष्ट्रपति करवाते हैं। यानी कि शपथ ग्रहण जिसको कहते हैं, शपथ ग्रहण करवाना, ये राष्ट्रपति का काम होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद के लिए प्रदान करता है। तो चलिए आगे चलते हैं इसके 22 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में विकसित किए गए थे? इसको इंग्लिश में देख लीजिए, कंप्यूटर क्वेश्चन है तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेवलप्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? मतलब किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लग गया था, किस जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लग गया? जैसे कि अभी आजकल एआई का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर का जो है सेकेंड जनरेशन में किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जनरेशन तो जरूर ही पूछता है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ फर्स्ट जनरेशन जो 1946 लेके 54 तक। आपको ये ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे, थर्ड जनरेशन में आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, आईसी का इस्तेमाल होता था,
फोर्थ जनरेशन जो कि अभी चल रहा है उसमें VLSI और माइक्रो प्रोसेसर जैसे 8085 है, 8086 है, इंटेल है, इंटेल कोर इसको आजकल बोलते हैं, इंटेल कोर, इंटेल पेंटियम, ऑक्टा कोर, तो ये सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर भी आने वाला है, उसमें बायो चिप्स का इस्तेमाल होना है या हो रहा है अभी भी। तो इसको देख लेना है, थोड़ा याद कर लेना है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मैथ का एक आसान सा क्वेश्चन है, जोड़ घटाव गुना भाग करने वाला, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि रोशन इज़ द ब्रदर ऑफ कृपा, मतलब कृपा का भाई रोशन है। हु इज़ द सन ऑफ प्रांजल, जो कि प्रांजल का बेटा है। तो ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि एक बार में वो गलत हो जाए। तो मैं 4 मिनट 57 सेकंड, लगभग 5 मिनट समय इसमें लगा दिया था। शायद मेरे से गलती हुई होगी करते समय वक्त, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये टेस्ट दिए हुए मुझे 1 महीने हो गए। 19 मार्च को दिया था मैंने टेस्ट, आज 20 अप्रैल है। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, आराम से समय दे के सॉल्व कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक बार में ही सही हो, गलती करने से बढ़िया है कि एक बार में ही सही हो जाए। और अगर मुझे तो लगता है कि अच्छा होता है कि आप हमेशा हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ें। इन क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 का पूछा गया है। तो 2024 में जो भारत के गणतंत्र दिवस के समय मुख्य अतिथि थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो 6ठे फ्रांसीसी नेता हैं जो कि इस प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले 6ठे फ्रांसीसी नेता हैं। मतलब इससे पहले 5 और फ्रांसीसी नेता आ चुके हैं। मैक्रोन का मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड देखने का कार्यक्रम है और वह राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित 8 होम रिसेप्शन में भी भाग लेंगे। देखिए ये तो करंट अफेयर अभी पुराना हो चुका है कि 2024 में कौन है, तो ये मैक्रोन आए थे। 25 का आप कमेंट करिएगा कि 25 में किसको बनाया गया था मुख्य अतिथि। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ये एक इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है मैथ्स में कि 100 रुपये एक व्यवसायी को 5200 रुपये और 6200 रुपये एक बार निवेश करते हैं, एक 6 महीने के बाद अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। तो बताइए कि 100 रुपये का लाभ 1 वर्ष के बाद कितना होगा? तो ये आसान क्वेश्चन है, ये जिसने भी इन्वेस्टमेंट पढ़ रखी होगी वो इसको आराम से कर लेगा। और आप इन्वेस्टमेंट अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे 1 घंटे का एक टॉपिक है जो कि बहुत आसान है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करना। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये आ गया एक रीजनिंग का क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शंस होते हैं कि मतलब सर्कुलर जो अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो आता है, तो उस पर क्वेश्चन है जो कि आसान क्वेश्चन है। इसमें आप बस आपको धैर्य से करना है क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन इसमें मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं इसमें लिख नहीं सकता हूँ, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। आप इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड जो है 1982 में अस्तित्व में आया था। नाबार्ड, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? मतलब प्राइमरी जो इसमें कैपिटल लगाया गया था वो कितना लगाया गया था? तो इसका आंसर 100 करोड़ रुपए है। अब देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता था, मैं कभी पढ़ा भी नहीं था नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी क्या कितनी थी, ये तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी मतलब मॉक में आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो नाबार्ड के बारे में देखिए क्या है, इसको थोड़ा इंग्लिश कर देता हूँ क्योंकि नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। वो नाबार्ड का फुल फॉर्म तो यहाँ पर शायद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हाँ दिया हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे नीचे से लास्ट सेकंड लाइन या थर्ड लाइन जो भी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है, जो कि अप्रूव्ड हुआ था पार्लियामेंट के एक्ट 61 1981 में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि नाबार्ड का स्थापना जो है वो होता है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को RBI के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वृत्ति और विकास निगम ARDC के पुनर्वृत्ति कार्यों को स्थानांतरित करके नाबार्ड अस्तित्व में आया था। मतलब पहले ARDC था, उसको नाबार्ड नाम दे दिया गया 12 जुलाई 1982 से। ये कृषि के क्षेत्र से संबंधित, आप इसका फुल फॉर्म पढ़ के समझ में आ गया होगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको कहते हैं हिंदी में। 100 करोड़ रुपये के साथ इसकी प्रारंभिक पूंजी के साथ सेटअप किया गया था और 31 मार्च 2020 तक इसमें अब 14,080 करोड़ रुपये हैं। प्रारंभ में यह भारत सरकार और RBI के स्वामित्व में है। मतलब इसका जो हेड है, मतलब हेड का मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाबार्ड आज पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंदर में है। इसका विजन था कि ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र का विकास बैंक
के रूप में इसको विजन था इसका। और मिशन था कि सहभागितापूर्ण वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप, नवाचारों, प्रौद्योगिकी और समृद्धि हासिल करने के लिए संस्थागत विकास के माध्यम से स्थायी और समान कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना इसका मिशन था। आरबीआई के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो आरबीआई ने भारत सरकार के आग्रह पर, सॉरी आरबीआई के बारे में नहीं, मतलब आरबीआई इसमें क्या योगदान दिया इसके बारे में। आरबीआई ने भारत सरकार के आग्रह पर इन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। समिति का गठन 30 मार्च 1979 को भारत सरकार की योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में किया गया। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका जो उत्तर होगा उस समय वो होगा बी शिवरामन। और कब आया अस्तित्व में? 12 जुलाई 1982 को आया। और कब इसका अनुमोदित कब किया गया? तो 1981 में किया गया था और 82 में इसके आ गया 12 जुलाई 1982 को। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एनीमोमीटर क्या है? तो ये मुझसे हो गया गलती। एनीमोमीटर को मैंने मार दिया हवा की नमी मापने के लिए, मतलब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के लिए, लेकिन नहीं, वो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर होता है। तो एनीमोमीटर के बारे में देख लीजिए कि हवा की गति मापने का एक उपकरण है जो किसी भी गैस की किसी भी रूप की सामान्य मौसम में गणना करता है। इसका जो यह शब्द ग्रीक शब्द एनोमस अर्थ, मतलब इसका एनोमस का मतलब विंड होता है, ग्रीक में लिया गया है, जिससे पहली बार लियोन बतिस्टा अल्बर्टी ने समझाया था, जो कि इटालवी कलाकार और वर्ष 1450 में एक वास्तुकार थे। तो लियोन बटिस्टा अल्बर्टी ने इनको बताया था इसके बारे में। उन्होंने एक यांत्रिक एनीमोमीटर का उपयोग किया जिससे हवा का दिशा के लंबवत रखा गया, जैसे कि डिस्क के झुकाव का कौन संकेत दिया गया कि हवा का वेग कितना होगा। अब एनीमोमीटर के ये बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कप एनीमोमीटर, हॉट वेयर एनीमोमीटर, विंडमिल एनीमोमीटर, लेज डॉपलर एनीमोमीटर, सोनिक एनीमोमीटर। तो ये सब बहुत तरह के हैं। मेन बात है कि हवा की नमी के लिए कौन सा यंत्र है जिसके हम लोग करते हैं, तो वो है हाइग्रोमीटर। मैंने एनीमोमीटर मार दिया था। मुझे एनीमोमीटर में एक्चुअली कन्फ्यूजन ये हो गया कि मुझे लगा कि हवा मुझे पता था कि हवा से रिलेटेड है, लेकिन ये नहीं पता कि हवा गति से है। मैं हवा की ऐसे अब याद रहेगा क्योंकि मीटर एनीमोमीटर है, तो अब ध्यान रखूँगा कि वो हवा की गति से ही होगा, क्योंकि हाइग्रो जो होता है वो होता नमी के लिए। तो हाइग्रो में आर्द्रता की आमतौर पर हाइग्रोमीटर का उपयोग करके किया जाता है। हाइग्रो मतलब पानी है, जहाँ पर हाइड्रोलॉजी या आता है तो पानी मतलब नमी। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाँ मौजूद नमी या जलवाष्प की मात्रा को मापते हैं। समुद्र की गहराई के लिए एनीमोमीटर से नहीं बल्कि सोनार से इसको किया जाता है। तो सोनार जानते होंगे आप, सोनार क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है, एक मतलब रिफ्लेक्शन के ध्वनि तरंग भेजता है समुद्र के अंदर, और रिफ्लेक्ट होकर जैसे ही समुद्र तल से ऊपर आती है तो पता चल जाता है कितना टाइम लगा उसको जाने में तरंग को और कितना टाइम लगा आने में। तो इससे वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब स्पीड होता है एक ध्वनि तरंग का, पानी के अंदर स्पीड आप निकाल सकते हैं। वो तो निकाल सकते हैं कि पानी के अंदर समुद्र के अंदर कितना स्पीड होगा तरंग का और आने में कितना समय लगा। तो स्पीड और टाइम अगर मालूम चली जाए तो डिस्टेंस मालूम चल जाता है। तो इस तरह समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इको साउंडर्स भी कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं, जैसे लिखा आता है ना स्टेशन के ऊपर कि समुद्र तल से ऊंचाई 73 मीटर, इस तरह से। तो वो अल्टीमीटर से मापा जाता है समुद्र तल से ऊंचाई। चलिए आगे तो कुछ ऐसा काम का नहीं दिख रहा मुझे। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ये मैथ का क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है लेफ़्ट साइड दिया हुआ, राइट साइड दिया, बीच में कुछ डिजिट्स और नंबर और कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा अवयव दाएं छोर से 10वें और दाएं छोर से 7वां होगा। तो ये आप कर लीजिए। दाएं से आप पहले इस क्वेश्चन के पहले पूरा पढ़ लेते हैं। यदि दिए गए अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, मतलब पहले इसको उलट दीजिए, मतलब जो पहले 2 दाएं में लिखा है उसको 2 को पहले बाएं कीजिए, 2 के बाद फिर डॉलर का साइन, फिर जी, फिर एंड का साइन, फिर डी, तो ये बाएं सब शुरू होगा। अब कह रहा है कि जो लिख दिए अब उसके बाद कहता है कि अब दाएं से देखिए और बताइए कि दाएं से 10वां कि फिर दाएं से 7वां कौन होगा। तो देखिए 5 जो है जो अभी फ़िलहाल बाएं में, वो दाएं में चल जाएगा। तो अब गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां जो दाएं से होगा उस टाइम पे बदलने के बाद वो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि वहाँ से फिर दाएं, किधर की तरफ दाएं, तो 7वां दाएं,
वहाँ से फिर दाएँ 7वां तरफ, तो फिर पीछे चल जाइए अब 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस का साइन जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका एक शॉर्टकट भी होता है, अगर 2 बार दाएँ आ गया या 2 बार बाएँ आ गया तो घटा दीजिए, जैसे कि 10वां दाएँ और 7वां भी दाएँ ही है, तो 10 में 7 घटा दिए 3, मतलब 3 दाएँ से बस गिन लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ये होता है। अगर बाएँ भी हो तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए होता है क्वेश्चन में कि 12 बाएँ से 12 फिर बाएँ से 5, तो आपको 12 में से 5 घटा देना, यानी कि 7, यानी कि बाएँ से केवल 7 ही जोड़ना है आपको। और अगर अपोजिट चीज़ रहेगा, जैसे दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ रहेगा, तो आपको जोड़ देना है दोनों को, घटाना नहीं, जोड़ देना है दोनों को। तो यही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम, जिसको देखिए धर्मचक्र परिवर्तन जो है क्या है, बुद्ध भगवान का जो पहला उपदेश है उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। तो ये हुआ था सारनाथ में। आपको पता होगा कि बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद हम देख लीजिए लिखा हुआ है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको बुद्ध का उपदेश कहा जाता है, और इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं बुद्ध, मतलब बुद्ध टेक्स्ट में। बुद्ध ने उपदेशक बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। मतलब एक तरह से हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे होंगे, लगभग उनका एज 28 29, तो 5 से लेके मतलब लगभग तो 18 के ऊपर ही तैयारी करते हैं, और हमको लगता है 29 तक वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ ही देते हैं, 29 30 तक। तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़कर करने के बाद ये छोड़ दिए, मतलब घर को गवर्नमेंट जॉब समझ सकते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था उपदेशक बनने के लिए। 7 साल तक ये वन वन में घूमते रहे, और 35 वर्ष की आयु में इनको बोध गया में जाके ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ बोध गया में हुआ था? बोधि ब्रिज के नीचे हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनको 4 अवस्था मतलब दिखा, जब वो निकले थे घर से 4 अवस्था दिखा। उसमें बीमार व्यक्ति, ये घर से निकलने के समय की बात नहीं है एक्चुअली, ये है जब वो एक बार, इसकी कहानी आप शायद जानते होंगे कि जब वो एक बार अपने राज्य से बाहर निकले तो देखें कि एक बीमार व्यक्ति, पहले उनको बीमार व्यक्ति मिलता है, फिर बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, एक सब मिलता है, एक तपस्वी मिलता है। उनका इतना ज़्यादा उनसे मतलब मन उनका व्यथित हो गया कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, मतलब कोई आदमी बीमार भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, उनको पता ही नहीं था। तो इस चक्कर में उन्होंने फिर 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, इतना वो परेशान हो गए थे सब चीज़ को मतलब दिमाग में रख करके। सारनाथ उन्होंने पहला उपदेश दिया, और 483 ईसा पूर्व में, BC 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। पूछता है कभी कभी कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इनकी मृत्यु सूकर मांस का मतलब मशरूम होता है, मतलब बौद्ध में सूकर मांस का मतलब जो होता है मशरूम होता है। तो आपको ये सूकर मांस का मतलब सुअर का मांस नहीं होता, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सुअर का मांस उनको खिला दिया था एक चुंद नामक व्यक्ति ने कुशीनगर में, तो नहीं, एक्चुअली सूकर मांस एक मशरूम होता है, एक मशरूम को कहते हैं, जो कि जहरीला मशरूम शायद था, तो उसको खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये है नल टंकी वाला क्वेश्चन, जिसमें कि 8 घंटे में खाली कर सकता है एक छेद जो है, एक नल जो है पानी टंकी में भरता रहता है, खुला हो तो छेद टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन, ये टाइम वर्क वाले क्वेश्चन की तरह ही बनता है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे आसान क्वेश्चन है, पर मैंने कर दिया है गलत, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है जोड़ने में। तो आप देख लीजिएगा, इसको देख करके एक बार ट्राई कीजिए खुद से भी, और अगर ना बने तो एक बार वीडियो लेक्चर देख करके किसी यूट्यूब चैनल से ट्राई कीजिएगा। आगे चलता हूँ। अच्छा, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? इसका आंसर मुझे उस समय थोड़ा कन्फ्यूज था, मैं थोड़ा युवराज सिंह और कपिल देव में कन्फ्यूज था। तो इसका आंसर कपिल देव है, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। इसका आंसर कपिल देव है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी। तो कपिल देव का जो उपनाम है वो हरियाणा हरिकेन है। ये सबसे महान ऑलराउंडर में शामिल है। 1983 विश्व कप जीतने वाले क्रिकेट का ये कैप्टन थे, ये आपको पता होगा। 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने, ODI में मतलब 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। 2008 में इनको भारतीय प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नामांकन करवाया गया था। स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी जो है कपिल देव की आत्मकथा है, मतलब उन्होंने खुद ही लिखी है। पूरी किताब में कपिल देव के जीवन की अनेक घटनाओं की चर्चा की गई है। कपिल देव ने और कौन की किताब लिखी है? तो लिखी है क्रिकेट माई स्टाइल,
बी द सीख, बाई गॉड्स डिग्री बाई गॉड्स डिग्री। तो ये 3 किताबें हैं, इधर क्रिकेट माई स्टाइल, बी द सीख, बाई गॉड्स डिग्री, और एक तो उनका है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये इनकी किताबें 4 किताबें आपको ध्यान रखना है। बी.एस. लक्ष्मण का जो किताब था 281 एंड बियॉन्ड, 281 उन्होंने टेस्ट में बनाया था स्कोर, तो उसी पे है 281 एंड बियॉन्ड बी.एस. लक्ष्मण द्वारा। अच्छा, युवराज सिंह का जो लिखित किताब है वो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो इसको आपको ध्यान रखना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और ये सचिन तेंदुलकर की तो बहुत लोग को पता ही होगा, प्लेइंग इज माई वे एंड चेंज योर ड्रीम्स, ये है सचिन तेंदुलकर की। तो प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की किताब है। आगे चलते हैं। ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो इसको आपको देख लेना है, आसान सा क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें मैराथन में भाग लेने का 5 किलोमीटर इधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लास्ट में किस डायरेक्शन में था उसका फेस। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के, भांगड़ा तो पता ही होगा, पंजाब के नृत्य है, सबको पता होगा लगभग कि भांगड़ा पंजाब का नृत्य है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो गिद्दा क्या है कि एक महिला लोक नृत्य है, जो महिलाओं द्वारा एक घेरे में ताली बजाते हुए पारंपरिक गीत गाते हुए किया जाता है। एक घेरा बना करके महिला लोग ताली बजाते हुए इस गीत को गाते हैं। यह जीवन के आनंद और उत्सव का प्रतिनिधित्व करता है। भांगड़ा क्या है? भांगड़ा जो पुरुष लोक नृत्य है, गिद्धा महिला का है और पुरुष का भांगड़ा है। भांगड़ा में क्या होता है? ढोल की थाप के साथ किया जाता है और ऊर्जावान चाल और छलांग होता है। देखते होंगे भांगड़ा में एक हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर और एक टांग उठा करके जश्न मनाते हैं। तो ये भांगड़ा पंजाब का नृत्य आपको पता होगा। गुजरात का गरबा है, डांडिया है, ये भी पता होगा, बहुत लोग को डांडिया खेलते हैं, गरबा दुर्गा पूजा के टाइम पर शायद किया जाता है। झारखंड में छौवर कर्मा नृत्य है, बिहार में झूमर विदेशिया है। तो ये सब याद ध्यान रखना है। छऊ जो है उड़ीसा का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, उड़ीसा का भी है, क्योंकि झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ एक ही जगह पर। ऐसा नहीं होता है कि कहीं का एक नृत्य है तो वहीं का रहेगा, वो आसपास के भी रीजन्स में होती है। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइए कि छऊ मैंने बोल दिया उड़ीसा का तो उड़ीसा में नहीं होता होगा, होता है, वहाँ भी होता है, कुछ आदिवासी जो एरिया होंगे वहाँ होता है। छत्तीसगढ़ में तो मुख्य तौर पे ही होता है। आगे चलते हैं। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, वृत्ताकार दौड़ वाला, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अटेम्प्ट कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसमें कितने लड़के हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं। तो ये देख करके सॉल्व करने वाली क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। इसको आप देख लीजिए एक बार। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? अब तो हो गया, तो क्या था होगा। तो इसका मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो इसका था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, इसका विषय था, थीम था। तो ये 2 फरवरी को मतलब मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था कि रामसर नाम का एक जगह है ईरान में, वहाँ पर पहली बार आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन हुआ था। आर्द्रभूमि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये देख लेते हैं। हाँ, वर्ल्ड वेटलैंड डे, मतलब वेटलैंड डे जो कब मनाया था, 2 फरवरी को मनाया था। और सबसे पहली बार 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर जगह पर, जो कि कैस्पियन सागर के बगल में है, पर हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये तो डेट तो एकदम ही याद रखना कि 2 फरवरी 1971 को पहली बार ईरान में हुआ था, रामसर जगह पर। ये तो क्वेश्चन पूछता है। और 2 फरवरी को हम हर साल मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे। और देख लीजिए 22 का, 23 का और 24 का दिया हुआ है क्या था विषय, तो ये आपको देख लीजिए, इसको भी ध्यान रखना है। 24 का ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये करंट में आ जाएगा। 25 तो अभी चल ही रहा है, तो ठीक है, 25 का भी एक बार देख ही लीजिएगा, पर 24 ज़रूर देखिएगा क्योंकि पुराना करंट अफेयर्स थोड़ा सा पूछ लेता है। आगे चलते हैं। एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, आसान सा ही क्वेश्चन है, एरिया निकालना है इसमें। ये है एक रीजनिंग का क्वेश्चन, कथन दिया हुआ निष्कर्ष है। तो आई इज़ ग्रेटर देन टी सही है या नहीं, और सी इज लेस ग्रेटर देन टी, ये सही है कि नहीं। तो इसका निकालने का एक तरीका होता है, आप कोई भी बैंकिंग का वीडियो देखिएगा, 15 मिनट का बस काम है। अगर आपको नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, यूट्यूब पे जाइए, बैंकिंग में जाइए और इक्वलिटी क्वेश्चंस सर्च कीजिए, इनइक्वालिटी एंड इक्वलिटी क्वेश्चंस इन बैंकिंग सर्च कीजिए। 15 से 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा देर का है नहीं, आप तुरंत समझ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का कॉन्सेप्ट होगा, इससे ज़्यादा का है भी नहीं। तो आधे घंटे में आप ये क्लियर कर सकते हैं। बैंकिंग में ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसे एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चन बैंकिंग में ही पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है? डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ होंगे? जहाँ पर समुद्र होगा। तो लोथल जो था समुद्र किनारे था, आपको शायद पता हो, लोथल में डॉकयार्ड था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, गुजरात के खंबात की खाड़ी के करीब साबरमती के एक सहायक नदी किनारे स्थित है लोथल। यह उन क्षेत्रों को निकट स्थित था जहाँ अर्ध कीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध थे। यह पत्थर, सीप और धातु से वस्तु बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार में अनेक मोहरें एवं मिट्टी पर मोहरों की छाप पाई गई है। लोथल में एक गोदी खाना पाया जाता है। मोहनजोदड़ो के बारे में देख लीजिए क्या है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे पहले क्या आता है? मृतकों का टीला। ये हड़प्पा का शहर का सॉरी मोहनजोदड़ो जो है पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन है, जिसमें हड़प्पा जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर था। मोहनजोदड़ो का मतलब था मृतकों का टीला, क्योंकि कहा जाता है कि जब खुदाई होती थी तो बहुत सारे मृतकों के मतलब वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे सामूहिक मतलब मिला था, सब मिला था वहाँ पर, इसलिए मृतकों का टीला उसको मोहनजोदड़ो मतलब कहा जाता है। यह सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के बगल में स्थित है। सिंधु आपको जानते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं हिंदी में। सिंधु नदी किनारे में स्थित है। बनावली स्थल की खुदाई 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। बनावली का खुदाई जो है हरियाणा में फतेहाबाद में है, बनावली जगह 73 में किया गया था R.S. बिष्ट के द्वारा। हल की प्रतिकृति बनावली जिले के एक खेत में पाई गई थी। हल कहाँ मिलता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बनावली में मिलता है। देवी माँ की मिट्टी भी बनावली में मिली थी। मेहरगढ़ जो है अभी पाकिस्तान में है। यह नवपाषाणकालीन स्थलों में से एक है। मेहरगढ़ स्थल से प्रारंभिक नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले जो लगभग 7000 BC के हैं, मतलब ईसा पूर्व से 7000 पहले के हैं। मेहरगढ़ के बारे में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो गेहूँ और जौ के जो मिले थे बालियाँ जो मिली थी वो मेहरगढ़ से ही मिली थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 8 फैक्टोरियल लिखा है यानी कि 8 से लेकर 1 तक गुना करते जाइए। 8 7 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको गुना कर दीजिए। तो फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। आप देख लीजिए, इसका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल का मतलब तो ये होता है, आप देख लीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें है नहीं, कोई ऐसा ट्रिक इसमें नहीं है, यही है सॉल्व करने का तरीका। आप देख लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, NSO द्वारा इनमें से कौन NSO द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है? चलिए इसको थोड़ा इंग्लिश कर लेते हैं। Which of the following publicizes the data on poverty collected by NSO? तो NSO जो कलेक्ट करता है डेटा पॉवर्टी पर, वो कौन मतलब पब्लिश करता है? तो वो नीति आयोग करता है। नीति आयोग जो है वो पब्लिश करता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या है। तो भारत में गरीबी का आकलन जो है वो नीति आयोग की टास्क फोर्स NS मतलब द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO जिसको बोलते हैं इंग्लिश में NSSO वही करती है गरीबी के आंकड़ा का निर्धारण, गरीबी रेखा के निर्धारण करती है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग जो है, जिसको नीति का मतलब क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, नेशनल, एक सेकंड में थोड़ा इंग्लिश कर ही लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या था। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इंस्टीट्यूशन भूल जा रहा था। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है नीति का। आयोग तो आयोग ही होता है। एक प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो सभी स्तरों पर सरकार को दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बदलने के लिए डिजिटल प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन तकनीक जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा इसने अटल इनोवेशन मिशन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और कई अन्य सहित विभिन्न पहल शुरू की है। तो ये नीति आयोग के बारे में था। इस तरह से रिजर्व बैंक के बारे में भी है। रिजर्व बैंक के बारे में देख लीजिए। और आगे आर्थिक सलाहकार परिषद क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, तो आप देख सकते हैं। ये सब ज़्यादा है, इसे बस इसके बारे में बताया गया है गरीबी से रिलेट करके कि इसका क्या काम होता है। इस क्वेश्चन से अब आगे चलते हैं। कौन सा कोशिका घटक कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधियों और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है?
तो इसका आंसर है केंद्रक। ये मैंने नहीं लगाया था, बायोलॉजी थोड़ा मेरा वीक है तो मैं लगाया नहीं था। इसके बारे में आप देख लीजिए क्या है। तो केंद्रक जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करते हैं। कोशिका अंग क्या होता है? तो कोशिका अंगों को झिल्लीबद्ध कोशिकीय घटकों के रूप में प्रभावित किया जाता है। कोशिका अंग कोशिकाओं के भीतर मौजूद होते हैं और अपने कार्यों में स्वतंत्र होते हैं। वो कोशिका के सामान्य कामकाज के लिए कोशिका की संरचनाओं और कार्यों के प्रभावी रूप से समन्वय करते हैं। कोशिका के प्रकार देखिए, कोशिका द्रव्य है, यह एक लपसी जैसा पदार्थ है। लपसी मतलब थोड़ा जो बोलते हैं ना कि जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसमें घुलने वाले पोषक तत्व पानी और कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कोशिका के भीतर चयापचय गतिविधियों के लिए साइटोप्लाज्म जिम्मेदार होता है। गोल्गी का क्या है? तो गोल्गी का एक थैली की तरह झिल्ली बाध्य कोशिकांग है। गोल्गी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के भीतर मौजूद होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह के मतलब सेल होते हैं, तो उसमें यूकैरियोटिक में ही मौजूद होता है गोल्गी का साइटोप्लाज्म के भीतर मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से कोशिकाओं के अंतःकोशिक परिवहन और स्राव में शामिल है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। नाभिक दोहरी झिल्ली बद्ध कोशिकांग होता है, मतलब डबल लेयर होता है इसमें कोशिका की सभी आनुवंशिक जानकारी होती है। जितना भी कोशिका की जानकारी सब न्यूक्लियस के अंदर, जैसे डीएनए हो गया, ये सब कोशिका के अंदर, नाभिक के अंदर में होता है। नाभिक कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। वह वंशानुगत वर्णन को भी नियंत्रित करता है। वंशानुगत जो भी चीज़ें आएंगे वो सब नाभिक के अंदर में होता है, न्यूक्लियस के अंदर में। तो इसको अब आगे चलते हैं 49 नंबर पे। ये मैथ का क्वेश्चन है, दूध और पानी का मिश्रण का। इसको आप देख लीजिएगा, मैं स्किप कर रहा हूँ। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि मैंने गलत कर दिया। गलत ध्यान से शायद मैंने दो ही देख पाया, पता नहीं कैसे गलती हो गई। पर ये एक आसान क्वेश्चन है। एक शब्द लिखा हुआ क्लस्टर, इसके बताना है कि आगे पीछे दोनों दिशाओं में अगर पढ़ेंगे तो कौन कौन से वर्णमाला उतने ही हैं जितने अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो ये इस तरह से आप देखिए, इस तरह से बनाते हैं। क्लस्टर लिखा हुआ तो पढ़ते जाइए, सी से पहले शुरू कीजिए, तो सी के बाद डी ई एफ जी एच ऐसे करके आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए नहीं आया सी से कोई भी, कहीं पर भी सी के बाद जाइएगा तो नहीं आएगा। एल से देखिए तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस कहीं नहीं आता। एस के बाद टी आ गया, तो अल्फ़ाबेट में भी एस के बाद टी ही आता है। उसी तरह से आर के बाद एस आ गया, आर के बाद एस ही आता है अल्फ़ाबेट में भी। उसी तरह से आर के बाद एस, उसके बाद टी आता है, तो आर के बाद दो, आर से दो आगे टी आता, तो आर एस टी। तो यहाँ पर तीन है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी आते हैं उसी तरह से, और इस वर्ड में भी उसी तरह से दिए गए हैं। आगे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 ये किसने जीता? ये विश्वविद्यालय का जो होता है, किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता 2023 वाला। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था तो मैंने इसको स्किप किया। इसका आंसर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में। क्यों ये था न्यूज़ में? क्योंकि राष्ट्रीय खेल 2023 से सम्मानित किया गया था गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को, इसलिए यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के बारे में इसके में दिया गया है। तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट यानी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जो होता है उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। विजेताओं की सूची इस प्रकार है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को समग्र विजेता विश्वविद्यालय मतलब ओवरऑल विजेता माना गया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को प्रथम उप विजेता मतलब फर्स्ट रनर अप कहा गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में जो है कि वो सेकंड रनर अप कहलाए, मतलब थर्ड पोजीशन पर थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सम्मानित किया गया। हाँ, जो 2024 का जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हुआ उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया। तो पहला 2023 का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को और 24 का किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। तो अब आगे चलते हैं 52 नंबर पे। ये मैथ का आसान सा क्वेश्चन है, आपको शायद पता हो कि 90+θ, ये जो आप शायद जानते हो क्वाड्रेंट अगर पढ़ते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको पता हो कि पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू होता है, सेकंड में साइन का और कॉसेक का होता है, फिर tan और cot का होता है, और लास्ट में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें cos और sec का होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपको पता होगा, बेसिक मैथ है। इसमें ज़्यादा अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर होता है, उससे कोई बहुत घुमा कर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगला इसमें नंबर कौन सा आएगा ये क्वेश्चन है। तो 44 के बाद 52 है यानी कि 8 बढ़ा, 52 के बाद 54 यानी 2 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा 62 हो गया, फिर 2 बढ़ा 64 हो गया, फिर 8 बढ़ा 72 हो गया, फिर 2 बढ़ेगा तो 74 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? मैंने 4 लगा दिया था पर इसका आंसर 5 होता है।
मुझसे शायद एक कैलकुलेट करने में गलत हो गया होगा, क्योंकि मैं याद नहीं कर पाता हूँ इन सब चीज़ों को। मैं मैप को मतलब दिमाग में सोचता हूँ कि कैसे कैसे बांग्लादेश के मैप के साथ कौन कौन से सीमा लगती होंगी। तो देखिए कौन कौन सी सीमा लगता है। बांग्लादेश का आपको मैप दिख रहा हो यहाँ पर। तो बांग्लादेश सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल का मैप दिख रहा होगा जो कि लगता है। उसके बाद आसाम सबसे ज़्यादा लगता है। मैं मेघालय शायद भूल गया था, तो मेघालय भी लगता है। मैं मेघालय को उस समय भूल गया था। मेघालय तो सबसे ज़्यादा ही लग रहा है इधर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में। तो मेघालय, आसाम और वेस्ट बंगाल ये 3 तो कंफर्म लग रहा है। उसके बाद त्रिपुरा है और एक है मिज़ोरम। तो ये 3 और 2 5 स्टेट जो हैं वो लगते हैं बांग्लादेश के साथ। एक मिज़ोरम, एक त्रिपुरा नीचे। त्रिपुरा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो कहा जाता है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा देख लीजिए। ये आपके मैप में देखिए बाएं साइड में त्रिपुरा पूरा का पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और दाएं साइड में थोड़ा सा अंदर की तरफ मिज़ोरम और त्रिपुरा के बीच में भी वो बांग्लादेश से ही घिरा हुआ। तो 3 साइड से एक्चुअली में घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो आप इसे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। तो ये 5 स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो भारत की सीमा जो है वो 15,106 किलोमीटर की स्थल सीमा है और 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा है, जिसमें द्वीप क्षेत्र भी शामिल हैं। उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। आपको अगर मैप पता हो तो सबसे ऊपर में देखिएगा उत्तर और पश्चिम साइड में तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर आता है। उत्तर में सबसे ऊपर में देखिएगा चीन का, भूटान का और इधर नेपाल का बॉर्डर मिलता है। पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है। म्यांमार थोड़ा सा नीचे की तरफ फैला हुआ है, जिसमें इधर से अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मणिपुर का, मिजोरम का सीमा लगता है। और श्रीलंका अपना दक्षिण पूर्व में, और मालदीव जो है और भी दक्षिण में, लेकिन ये सब जल से सीमा बनाते हैं, स्थल से नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर था 5। आगे चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है जो कि शायद मैंने सिली मिस्टेक में गलत कर दिया। मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब सिली मिस्टेक में गलती किया है इस टेस्ट में, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं था। एवरेज से भी मैं इसको ख़राब ही मानूंगा। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। 21 और 22 में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो एक्स का देख लीजिए 21 में, और 22 का देख लीजिए एक्स का 22 में देख लीजिए। दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए तो कर लीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा हो, मैं बोल ही देता हूँ। देखिए 2001 में एक्स जो है वो एक्स वाला जो है वो है जो प्लेन लाइन है, मतलब सीधा लाइन जो है वो वाला है, तो 40 है। और 2002 में जो एक्स का है वो है 44। तो दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। मैंने 6 मार दिया, पता नहीं, शायद हो सकता है कि टिक लगाने के समय गलती हो गया। वैसा होना नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी। सेम चार्ट पे एक और क्वेश्चन है कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के बीच कुल उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ दीजिए एक्स का और सब जोड़ दीजिए बाई का, दोनों को डिफरेंस ले लीजिए तो ये बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। फिर वही ग्राफ पर एक और क्वेश्चन है, एक्स और बाई के बीच उत्पादन का अंतर न्यूनतम किस साल में था, सबसे कम। तो आपको दिख रहा होगा, मैप से ही दिख रहा होगा शायद कि 2004 का जवाब देख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा मैप जो दोनों के बीच में सटा हुआ है, तो मैप देख के ही बता सकते हैं, इसमें आपको डिफरेंस भी नहीं लेना है। मैप का काम ही होता है देख के बताना। तो देख के बता दीजिए कि ये सबसे कम 2004 में था। ये आ गया एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग का है। आप ये बना सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसमें कुछ क्या बताऊँगा, ये तो आसान ही क्वेश्चन है। आगे चलता हूँ। तुर्क के चहलगानी या चालीसा नामक 40 रईसों का समूह गठन किया था किसने। तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश जो है तुर्क के चहलगानी नाम का एक जो है बनाया था। 40 लोगों का सरदार का जिसको कहते हैं, 40 लोग उसमें थे तो बनाया था। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1211 से 36 तक है। तो ये देखिए, गुलाम वंश का स्थापना जो कौन किया था वो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। और उसी गुलाम वंश का मतलब उसी कुतुबुद्दीन ऐबक का और गुलाम था, वो था इल्तुतमिश। तो वो इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। तो देखिए यहाँ पढ़िए, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। उसने 1211 ईस्वी में आराम वक्स ख़त्म करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इसे गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत के गजनी के शासकों द्वारा आत्महत्या के दावे से मुक्त कर दिया था। मतलब गजनी कह रहा था कि आत्महत्या मतलब गजनी के बारे में था कुछ, तो उसके आत्महत्या के दावे से मुक्त कर दिया था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक टाइम पे जो गुलाम वंश राजधानी थी वो
दिल्ली नहीं थी, लाहौर थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय गुलाम मोहम्मद राजधानी कहाँ था, तो वो लाहौर में था, लेकिन इल्तुतमिश उसको दिल्ली लेकर आया। तो अगर देखा जाए तो पहली बार दिल्ली राजधानी जो है वो इल्तुतमिश नहीं लाया था। इसने दिल्ली सल्तनत को ख्वारिज़्म शाह को शरण देने से मना करके चंगेज़ खान, यहाँ पे चेज़ खान लिख दिया है, चंगेज़ खान के कोप से बचा लिया। चंगेज़ खान जब भारत की तरफ आया तो एक ख्वारिज़्म का शासक था, ख्वारिज़्म शाह का मतलब एक आदमी था, उसको वो भाग करके इंडिया में मदद लेने के लिए आया था, मतलब शरण लेने के लिए आया था, लेकिन चंगेज़ खान के डर से वो उसको शरण देने से मना कर दिया था। इसे बगदाद के खलीफा दौरान मान्यता प्राप्त कर अपने अधिकार को इस्लामिक राज्यों के विश्व बरादरी के सदस्य के रूप में मान्यता मिली। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, तो इसको ध्यान रखना है। उन्होंने 40 रईसों के एक समूह का गठन किया जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा के नाम से जाना जाता है। इसने दिल्ली में एकता दर प्रणाली की शुरुआत की। इसमें अपने अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि को वितरित किया गया। मतलब पहले अधिकारी को वेतन देते थे, तो ये ने कहा कि नहीं भूमि दे दूंगा, तो इसको बोलते हैं एकता दर प्रणाली। चांदी का सिक्का टंका चलवाया और तांबे का सिक्का जीतल इसने ही चलवाया था। टंका और जीतल, चांदी का सिक्का को टंका कहते थे और तांबे का सिक्का को जीतल कहते थे, इसे चलवाया। इसने तबकात ए नसीरी के लेखक मिनहाज अल सिराज का संरक्षण किया। तबकात ए नसीरी के लेखक थे मिनहाज अल सिराज। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि तबकात ए नसीरी के लेखक कौन थे, तो मिनहाज अल सिराज थे। इसका संरक्षण इसने दिया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को दास वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दास वंश को ही गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश संस्थापक था। इसका बेटा था आराम शाह, इसी को जो है ये इल्तुतमिश मार करके अपने खुद मतलब कब्जा कर लिया था, गुलाम वंश का दूसरा शासक बना। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली और अंतिम महिला शासक थी मध्यकालीन भारत में। ये निकालना है HCF महत्तम समावर्तक निकालना, तो आपको ये आना चाहिए, तो मैं इसको इग्नोर करके आगे चलता हूँ। यहाँ पर बताया गया कि कौन सा आकृति जो है वो ऑप्शन में से निकाल सकते हैं, तो ये 4th नंबर आकृति जो निकल सकता है, ये आप देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा तो दिख जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना ही नहीं है। अकबर के काल में कृषि भूमि कितने प्रकार में विभाजित किया गया था, तो ये है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, लेकिन मैंने इसको बनाया नहीं, मैं उसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। तो इसका आंसर 4 है। 4 भूमि थे अकबर के शासनकाल के समय में जिसको मतलब विभाजित किया गया था। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अकबर के दरबार में थे टोडरमल। टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री यानी कि भू राजस्व प्रशासन के मंत्री थे। उन्होंने 4 मतलब भाग में बांट दिया था। आज इसके बारे में नीचे पढ़ लीजिए क्या है। तो पहला है पोलज। तो पोलज भूमि वैसी भूमि होती थी जो होती थी सबसे अच्छी ज़मीन, तो वो जो है सबसे ज़्यादा टैक्स उस पर लगता होगा। अच्छा, इसमें देखिए टोडरमल के बारे में क्या और बता देता हूँ। इन्होंने जब्ती प्रणाली लाया था। जब्ती प्रणाली में क्या था कि 10 साल तक, या 10 साल इसको कहते हैं, 10 साल 1580 में लाया था 10 साल ये जब्ती प्रणाली। इसमें क्या था कि 10 साल तक ज़मीन अगर नहीं मतलब आप 10 साल तक मतलब उसमें टैक्स लगाया जाता था कि 10 साल की ज़मीन दे रहा हूँ तो उसमें टैक्स लगेगा इतना, तो उसको जब्ती प्रणाली या 10 साला प्रणाली कहते थे। 4 भाग में भूमि था वर्गीकृत किया गया, जिसमें एक पोलज है, एक परती है, एक चाचर है, एक बंजर है। तो पोलज जो था सबसे बढ़िया ज़मीन था। परती जो है वो था जो कि 1-2 साल तक के लिए छोड़ देते थे, और चाचर जो था 3-4 साल तक छोड़ना पड़ता था ज़मीन को, और बंजर तो बंजर ही होता था जो कि सबसे बेकार ज़मीन होती थी। तो देखिए इसके बारे में लिखा भी हुआ है। तो चाचर भूमि को 3 या 4 वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ी जाती थी। बंजर भूमि को 5 या अधिक वर्षों के लिए परती छोड़ी जाती थी। पोलाज और परती को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, अच्छा, मध्यम और खराब। मतलब पोलाज और परती में भी 3 कैटेगरी दिया गया। इन तीनों का औसत जिसे महसूल कहा जाता था, प्रति बीघा एक समान उपज के रूप में लिया जाता था। मतलब 1 बीघा में जितना होगा वो लिया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान कृषि भूमि को 4 प्रकार में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक ही बिंदु पर ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं पाऊँगा यहाँ पर, ये आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। ये तो आ गया वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, कुछ चावल सलाद हैं, सभी सलाद टेबल है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये कुछ है नहीं। देखिए सबसे एक शॉर्टकट बताता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए कथन में अगर निगेटिव चीज़ नहीं है, निगेटिव चीज़ नहीं दिया हुआ कथन में, तो निष्कर्ष में निगेटिव चीज़ कभी आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 तो कभी होने ही वाला नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 को छोड़िए।
तो अगर ऑप्शन नंबर 2 को जैसे ही छोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा हूँ, निष्कर्ष नंबर 2 को छोड़िए। तो निष्कर्ष नंबर 2 को जैसे ही छोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में ऑप्शन नंबर 2 आ गया है। तो इसलिए इसको बिना शॉर्टकट इसका यही है कि एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, शॉर्टकट तो बहुत सारे इसमें। एक शॉर्टकट है कि जब भी कभी कथन में पॉजिटिव सेंटेंस ही दिया रहे, नेगेटिव ना दिया रहे, तो निष्कर्ष में भी पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें भी नेगेटिव नहीं आएंगे। तो इसलिए निष्कर्ष नंबर 2 कभी आएगा ही नहीं आंसर में। तो इसलिए बिना सॉल्व किए बता सकता हूँ कि इसका आंसर 4 होगा। आगे चलते हैं। इसको मिलाना कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है, इसको मिलाना है। तो चंदेल वंश की राजधानी, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी, तोमर वंश की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए इसका आंसर है परमार वंश की राजधानी धार था केवल, जो कि सही है। अब आगे देख लेते हैं। तो परमार वंश जो कि मध्य यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। इसका स्थापना 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुई थी। इसकी स्थापना उपेंद्र ने की थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परमार वंश में उपेंद्र ने किया था। भोज प्रथम, राजा भोज जिसको कहते हैं, परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। परमार वंश की राजधानी धार थी। तो ये आपको याद रखना है, 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, उपेंद्र इसके स्थापना कर किए 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में। भोज प्रथम इसके परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और इसकी राजधानी धार थी। अब आते हैं चंदेल वंश पर। यह एक भारतीय राजपूत वंश है जो कि मध्य प्रदेश में ही है। ये 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच लंबे समय तक शासन किया। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और इसकी राजधानी खजुराहो थी। तो इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए। इसका संस्थापक नन्नुक था, कब से कब, तो 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में। राजधानी कहाँ थी, तो खजुराहो थी चंदेल वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि 730 से 1036 ईस्वी के दौरान था। इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी थी उज्जैन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राजधानी इसका उज्जैन था और नागभट्ट प्रथम थे गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक। तोमर वंश, तोमर वंश जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में था। तोमर वंश के संस्थापक थे वीर सिंह देव। वीर सिंह देव जी थे तोमर वंश संस्थापक। इसकी राजधानी थी ग्वालियर। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बोल्ड किया है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये मिरर के सामने क्या रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए खुद ही। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है, इसको इंग्लिश में कर लीजिए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मतलब ऐसा किसमें कौन सा इंडस्ट्री जिसमें कैपिटल लगता है बहुत, मतलब अच्छा खासा कैपिटल लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। प्लांट्स का मतलब वो प्लांट पेड़ पौधे वाला नहीं, वो प्लांट का मतलब है बहुत बड़े बड़े प्लांट जो होता है, जैसे कि पावर प्लांट हो गए हैं। तो या मशीनरी का प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब होता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी में लगता है। तो इसलिए इसका आंसर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स एंड जो भी है प्लांट्स एंड मशीनरीज। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूंजीगत वस्तु उद्योग उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण में मशीनरी, उपकरण, वाहन, औद्योगिक संयंत्र, भवन शामिल है। देखिए इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, ये समझने के लिए था कि कौन सा पूंजीगत वस्तु है। तो पूंजीगत का मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगता है, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो इंडस्ट्री हो उसमें लगेगा। तो संयंत्र बनाना और मशीनरी का चीज़ करना बहुत बड़ा, मतलब वो एक इंडस्ट्री है। औजार छोटा मोटा औजार होता है, तो ये बहुत बड़ी, मतलब इससे बड़ा तो ऑप्शन नंबर 2 ही है। आगे चलता हूँ। अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के आकार के समान होता है। तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, ये वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। ये मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, वक्रता केंद्र जिसको सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आगे देखिए इसके बारे में, आप इसको देख लीजिए, ये डायग्राम है, अवतल दर्पण है। इसमें जैसे ही सेंटर पर रखेंगे तो फोकस से पार होकर के और सेंटर पर ही अपोजिट डायरेक्शन में वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का समान का बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाता है तो वो सेम ही साइज का बनता है और उल्टा बनता है और रियल बनता है। रियल मतलब मिरर के सामने ही बनता है, पीछे नहीं बनता है। तो आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। ये एक मैथ का क्वेश्चन है औसत का, इसको आप देख लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन, AFHO जो है उसका कोड CHIP है, QDXM का SF/1 है, ADGH का ये है।
तो इसका आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। दो दो आगे करके बढ़ना है, फिर एक आगे बढ़ना है, तो ठीक है। ये है एक, इंग्लिश में कर लेता हूँ। रमप्पा टेम्पल लोकेटेड इन पालमपेट विलेज ऑफ तेलंगाना state that was declared as UNESCO World Heritage Site in the year 2021 had been built during the rule of which of the following dynasty? किस डायनेस्टी में ये बनाया गया था रमप्पा देवी मंदिर जो है? इसको इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में शामिल किया गया था। 2021 में शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो रमप्पा जो है उसको काकतिया लोग ने बनवाया था, काकतियन से ने बनाया था। मैंने विजयनगर लगा दिया क्योंकि गलत हो गया। इसका आंसर काकतिया था। तो रमप्पा मंदिर मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव में स्थित है। इसको रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह तेलंगाना में है। इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव ने किया था और सेनापति रेचर रुद्र द्वारा शुरू करवाया गया था। मतलब 1199 में शुरू करवाया गया था, 1213 में इसका निर्माण चल रहा, खत्म हुआ। अब इसके बारे में और देख लीजिए क्या है यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल दुनिया में मौजूद कुछ खास जगह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को द्वारा संरक्षित होती है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है, आप कमेंट कर दीजिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। इन स्थानों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनेस्को हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाता है। आज 20 अप्रैल है, परसों 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को स्थल है और भारत में अभी तक टोटल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो आगे चलते हैं 73 नंबर पे। ये मैथ का क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, जो कि आसान क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे गलती हो गया। ये बस एरिया निकालने वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने गलती कर दिया। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे 2% लोगों ने ही केवल सही किया है, तो हो सकता है कि शायद समझने में मुझसे गलती हो गई क्वेश्चन को, समझने में मुझसे गलती हो गई। मैंने पूरा एरिया निकाल दिया एक, जबकि वो बस लघु खंड क्षेत्रफल पूछ रहे थे, तो शायद समझने में मुझसे गलती हो गई इस क्वेश्चन को। एक निश्चित कूट भाषा में ही इज़ माई नेफ्यू, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जिसमें ही इज़ माई नेफ्यू को COPVZSMN के रूप में लिखा था। तो आपको बताना है कि नेफ्यू को का कोड क्या होगा। ये आसान सा क्वेश्चन होता है, ये आप छांटना होता है, इसमें छांटते जाइए और लास्ट में जो बच गया उसका निकाल सकते। जैसे बता देता हूँ, जैसे ही इज़ माई नेफ्यू और दैट इज़ माई कार, दो शब्द दिया हुआ है। ही इज़ माई नेफ्यू कोड है COPVZSMN और दैट इज़ माई कार का है ZSPTPVGA। तो इज माई और इज माई दोनों में है, देख रहे होंगे दोनों ऊपर के दोनों लाइन में इज माई है। तो कोड देखिए, कोड में भी आपको दिख रहा होगा कि PV और ZS दोनों में है, यानी कि PV और ZS जो कोड होगा वो इज माई के लिए ही होगा, वो नेफ्यू के लिए नहीं होगा, ही के लिए भी नहीं होगा। तो PV और ZS को तो पहले हटा ही दीजिए। अब बचा ही और नेफ्यू। तो ही जो है पहला लाइन में भी है, पहला वर्ड मतलब एक सेंटेंस है ही इज़ माई नेफ्यू, और तीसरा देखिए सेंटेंस है कि ही इज़ योर अंकल। तो दोनों में ही है। तो अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या क्या है। देखिए पहले हम लोग PV और ZS को हटा चुके हैं, तो PV को नहीं लेना है अब इसमें, क्योंकि इसमें भी PV है। तो आपको दिख रहा होगा CO जो है दोनों में कॉमन है, यानी CO जो हो कोड होगा वो ही के लिए होगा। तो बच गया क्या, MN जो बच गया वो होगा नेफ्यू के लिए, तो इसका आंसर होगा MN। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो इसका आंसर अरुंधति राय है। इसके बारे में देख लीजिए क्या है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारत के केरल पर आधारित एक उपन्यास है। यह जुड़वा भाई एस्था और राहल की कहानी है। कहानी 1960 के दशक के अंत में उनके बचपन और 1990 के दशक में उनके वयस्क जीवन के बीच बुनी गई है। यह पुस्तक परिवार, प्रेम, जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक मानदंडों के दुखद परिणामों की पड़ताल करती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपको ध्यान रखना है, अरुंधति राय का है। कहानी को गैर रेखीय तरीके से संरचित किया गया है जो समय के साथ आगे और पीछे चलती है। यादों और भावनाओं की एक समृद्ध चित्रवनिका बनाती है, मतलब एक पिक्टोरियल मेमोरी जैसे कुछ बनाती है। जब ये कहानी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है। यह जुड़वा बच्चों के बिखरे हुए परिवार, विशेष रूप से उनकी माँ अम्मू की चचेरी बहन बेबी कोचम्मा और उनकी आधी अंग्रेज चचेरी बहन सोफी मोल के जीवन पर प्रकाश डालती है। अरुंधति राय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। इनका जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलांग में हुआ था। वह भारतीय लेखिका, कार्यकर्ता और सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं। इनका उपन्यास जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसलिए इम्पोर्टेंट पुस्तक है क्योंकि इसको मैन बुकर पुरस्कार 1997 में मिल चुका है। किरण देसाई जी के बारे में देख लीजिए, तो एक भारतीय लेखिका हैं।
इनकी बेटी है अनीता देसाई, वो एक मशहूर उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासकार द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये इम्पोर्टेंट किताब है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की किताब है। उनको मैन बुकर पुरस्कार 2006 में मिल चुका है। उन्होंने नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल फिक्शन अवार्ड भी जीता है। अरविंद अडिगा एक भारतीय राष्ट्रीय लेखक हैं। 23 अक्टूबर 1974 में उनका जन्म है। उनके उपन्यास का नाम है द वाइट टाइगर, जिसको 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। खुशवंत सिंह के बारे में देख लीजिए। खुशवंत सिंह जो